जय हिंद मेरे शेर सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम 2023 का होने वाला है, मैं किसका बात कर रहा हूं, 2023 का जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है ये आपका दो टर्म में होने वाला है, एक टर्म 1 और टर्म 2। तो टर्म 1 का जो परीक्षा है आपको बेसिकली पता होगा कि ये नवंबर से शुरू होगा और दिसंबर के बीच में आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये जो टर्म 1 का परीक्षा होगा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बेस पे होगा, ये भी आपको पता है, मैं जानता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म 1 में जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऐसा सिलेबस जारी नहीं हुआ है लेकिन फिर भी एक अंदाज के अनुसार कि जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है सारे के सारे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, यानी कि जो भी अत्यंत महत्वपूर्ण जो भी बहुविकल्पी प्रश्न है वो हम लोग क्या करेंगे। और आज की वीडियो में आप खुद जानते हो क्लास 9 हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है आपका फ्रांसीसी क्रांति, इसके जो भी बहुविकल्पी प्रश्न है वो हम लोग क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो पूरा का पूरा वीडियो दो तरह के वीडियो मैंने इसमें डाला है, एक तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न के आधार पर और एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या है पूरा का पूरा हम लोगों ने बांटा है। तो देख सकते हो, सबसे पहले आप देखोगे पहला प्रश्न आपका क्या है, पहला प्रश्न क्या है कि टाइल का अर्थ होता है। तो आपको बता दूं कि फ्रांस में दो तरह की कर ली जाती थी। एक जो कर था वो क्या था, टाइल, क्या था, टाइल नाम था, और दूसरा का क्या नाम था, टाइद, क्या नाम था, टाइल और ताइद। तो दो तरह के कर जो है लिए जाते थे। तो अब क्वेश्चन क्या है, टाइल पर है कि टाइल का क्या अर्थ होता है, कर है। और आपके ऑप्शन क्या है कि सामान्य कर, उत्पादन कर, धार्मिक कर और इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूं टाइल कर का, तो ये एक प्रकार का धार्मिक कर था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है माय डियर फ्रेंड वो क्या है, सही है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला जो दूसरा नंबर का प्रश्न है आपका, देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। तो मैं आपको बता दूं फ्रांसीसी क्रांति पूरे विश्व की पहली क्रांति थी जो क्रांति के रूप में आगे आई और यहाँ पे शासन का बदलाव हुआ। तो ये जो क्रांति है वो 14 जुलाई 1789 से शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर है। और आपको बता दूं कि जो क्रांति की एकमात्र जो प्रतीक है वो प्रतीक क्या था, तो बस्तिल के किले का विध्वंस। और इसी के बाद लुई सोलवा को क्या किया गया, गद्दी से हटा दिया गया माय डियर फ्रेंड। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो तीसरा नंबर का प्रश्न क्या देख सकते हो, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं समूहों के हिसाब से, यानी कि जाति के हिसाब से, या जिसको एस्टेट बोला जाता था, तो फ्रांस में तीन तरह का स्टेट था। एक था प्रथम स्टेट, दूसरा था द्वितीय स्टेट और तीसरा क्या था, तृतीय स्टेट। तो प्रथम स्टेट में कैसे लोग, तो जो लोग चर्च में होते थे उनको प्रथम स्टेट में रखा जाता था और यही लोग क्या होते थे, पादरी वर्ग कहलाते थे। और दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग होते थे, और ये जो कुलीन वर्ग के जो लोग होते ये राजा के सामंती होते थे, राजा के सन्निकट व्यक्ति होते थे, राजा के परिवार के व्यक्ति होते थे। और तीसरा जो होता था वो तृतीय स्टेट में आता था। तो ये जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को छोड़कर उस क्षेत्र में जितने भी आप जाति के लोग या जितने भी काम करने वाले लोग, व्यवसाय के लोग मिलेंगे, सारे के सारे तृतीय स्टेट में आते थे। तो क्वेश्चन क्या है, चर्च में काम करने वाले, तो इनको क्या कहा जाता था, पादरी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 2 जो है माय डियर फ्रेंड इसका क्या है, सही है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ। तो इस पे जो आसीन हुआ था उसका क्या नाम था, लुई सोलवा, क्या नाम था, लुई सोलवा। और याद रखिएगा जब यह गद्दी पे बैठा था वह उस समय मात्र 20 साल का था। कितने साल का था, 20 साल का था। और इसकी जो शादी है वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट के साथ हुआ था। और मैं आपको यह बता दूं कि जब ये गद्दी पे बैठा उस समय पूरा का पूरा फ्रांस का जो पूरा का पूरा राजकोष था वो खाली हो चुका था। जब ये गद्दी पे बैठा उस समय इसके पूरे के पूरे राज्य पर 2 अरब लिब्रे का कर लगा था। और इसके शासनकाल के बीच में जब लड़ाई लड़ा गया, जब अपने उपनिवेशों को छुड़ाने के लिए ब्रिटिश के साथ लड़ाई लड़ा, तो उस समय और 10 लिब्रे का इस पूरे साम्राज्य ने कर ले लिया। तो कुल मिला के देखोगे तो 12 लिब्रे कर जो है लुई सोलवा ने लिया था। तो भाई फांसी राजगद्दी पे कब बैठा, तो लुई सोलवा तो 1774 में, और क्रांति कब हुआ तो 1789 में, यानी कि 5 साल के बाद क्या हुआ, आपको क्रांति जो है देखने के लिए मिला माय डियर फ्रेंड। बात करते हैं आगे, तो अगला प्रश्न देख सकते हो, लिब्रे क्या है। तो लिब्रे क्या है, मैंने क्या बोला कि टोटल 12 लिब्रे का कर था पूरे के पूरे फ्रांस के शासन पर। तो लिब्रा क्या है, एक मुद्रा, जैसा हमारे यहाँ रुपया चलता है, टाका चलता है, तो उसी तरह क्या होता है आपका डॉलर चलता है, उसी तरह क्या था, ये उस समय फ्रांस का मुद्रा था जो अभी चलना बंद हो गया है। तो फ्रांस का क्या है, मुद्रा है। लिब्रे क्या है, फ्रांस का मुद्रा है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले
कर को क्या कहा जाता था? तो राज्य द्वारा जो सीधे रूप से अदा किया जाता था उसको टाइल बोला गया। क्या बोला गया? टाइल बोला गया। क्या बोला गया? टाइल बोला गया है। और ये जो कर है माय डियर फ्रेंड, ये राज्य द्वारा क्या किया था? अदा किया जाता था, लेकिन टाइल जो था वो राज्य द्वारा अदा नहीं किया जाता था। बात करें अगले, फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरू हुआ था? तो फ्रांसीसी जो क्रांति था वो पेरिस में हुआ था। कहां में हुआ था? पेरिस में। और आपको पता है कि पेरिस का कौन सा जगह था? तो पेरिस शहर था। और वो जगह कहां था? बस्तिल के किले के समक्ष था। तो पेरिस में शुरू हुआ था। और याद रखिएगा उस समय जब ये पेरिस में जब पहली क्रांति शुरू हुई तो इस क्रांति में कुल मिला के 7,000 स्त्री और पुरुषों ने भाग लिया था। और ये एक अफवाह के कारण ये क्रांति जो है शुरू हुआ था माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट अगर आप ऑप्शन देखोगे तो जर्मनी का सम्राट, फ्रांस का सम्राट, रूस का सम्राट और इंग्लैंड का सम्राट। तो नेपोलियन बोनापार्ट आपको पता होगा कि बाद में जाके फ्रांस का क्या बना? सम्राट बना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो आतंक का राज किसने स्थापित किया था? तो क्वेश्चन क्या है? आतंक का राज किसने स्थापित किया था? और आपके ऑप्शन क्या है? लुई सोल्वा, नेपोलियन बोनापार्ट, रॉबेस्पियरे और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? रॉबेस्पियरे। क्या हो जाएगा? रॉबेस्पियरे ने क्या बोला था? आतंक का राज जो है स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है? अगला प्रश्न है ओलंप दे गुज कौन थी? तो ओलंप दे गुज कौन थी? एक महिला थी। और कैसी महिला थी? तो क्रांतिकारी महिला थी। कैसी महिला थी? एक क्रांतिकारी महिला थी। कैसी महिला थी? क्रांतिकारी महिला थी। और एक अच्छी महिला थी जो पूरी की पूरी क्रांति में भाग लिया था। बात करें अगला प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है कि मार्सिले क्या था? तो मार्सिले जैसे हमारे यहाँ पे जनगण होता है, बांग्लादेश में अमार सोना बांग्ला होता है, तो उसी तरह फ्रांस का जो राष्ट्रगीत था, जैसे राष्ट्रगीत जैसे हमारे पर सारे जहां से अच्छा है, उसी तरह राष्ट्रगीत जो था मार्सिले क्या था? फ्रांस का क्या था? राष्ट्रगीत था। अगले प्रश्न पे बात किया जाए तो टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन, जनसेना एक्चुअली क्या होगा? जल सेना नहीं होगा, क्या होगा? जनसेना, जनसेना के गठन करने का निर्णय लिया। तो मैंने आपको क्या बोला? बस्तिल के किले के विध्वंस के समय 7,000 स्त्री पुरुषों ने भाग लिया था। और यही 7,000 पुरुषों ने क्या किया था कि ये जो टाउन हॉल है, पेरिस के जो टाउन हॉल है, इसमें एकत्रित हुए और उन्होंने बोला कि हम लोग क्या बनाएंगे? जनसेना बनाएंगे। तो ये जल सेना नहीं होगा माय डियर फ्रेंड, क्या होगा? जनसेना। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या है देख सकते हो आपका कि मेनर क्या था? तो मेनर क्या था? मेनर को एस्टेट बोला गया, कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो? फ्रांसीसी कॉलोनियों देख सकते हो क्या है कि फ्रांसीसी कॉलोनियों में दासता कब समाप्त हुआ? तो फ्रांसीसी कॉलोनियों का अगर मैं दासता का बात करूं तो समाप्ति कब है? 1884 में क्या हुआ था? इसकी दासता जो शुरू हो गई थी। बात करें अगले प्रश्न पे, तो देख सकते हो क्या है कि फ्रांस की राजधानी कौन है इनमें से? और ऑप्शन क्या है? पेरिस, लंदन, दिल्ली और बीजिंग। तो क्या होगा? पेरिस जो होगा इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपको पता है कि जो क्रांति है ये लुई सोल्वा के शासनकाल में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा माय डियर फ्रेंड क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? तो फ्रांस का जो द्वितीय स्टेट का जो अमीर वर्ग था इसको कुलीन वर्ग कहा जाता था। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही हो जाएगा। अब ये यहां चलो देखते हैं हम लोग ऑप्शन पे, तो पादरी किसे कहा गया? प्रथम स्टेट के लोगों को कहा गया। कुलीन किसे कहा गया? तो द्वितीय स्टेट के लोगों को कहा गया। और मध्यम वर्ग जो है वो तीसरे स्टेट के लोगों को कहा गया। राजशाही जो परिवार है ये लोग, तो भाई आपको पता होगा कि द्वितीय स्टेट में और प्रथम स्टेट दोनों में आ सकते थे। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कुलीन वर्ग जो होगा इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो लुई सोल्वे के कर बढ़ाने के क्या क्या कारण थे? लुई सोल्वा का कर बढ़ाने का क्या क्या कारण था, हम लोग इस पे बात करेंगे। तो पहला क्या? जनसंख्या फ्रांस की जनसंख्या में वृद्धि। तो भाई जनसंख्या का ऐसा कोई कारण नहीं था। दूसरा क्या था? सरकार पर कर्ज का बोझ। उसके बाद क्या था? बार बार युद्ध की मार। तो देखिएगा भाई, देखिए युद्ध का बोझ कोनो बड़ा बात नहीं। अगर आदमी चाहेगा तो युद्ध का जो सरकार का जो कर्ज है वो सरकार का कर्ज चुका सकता है, लेकिन अगर बार बार अगर इसमें युद्ध हुआ तो उसका बोझ नहीं संभाल सकता। और मैं आपको बता दूं कि लुई सोल्वा के समक्ष टोटल 13 लड़ाई हुआ था और 13 लड़ाई में जो लुई सोल्वा था उसको बहुत ज्यादा कर्ज भुगतना पड़ा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो बात करते हैं अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आपका देख सकते हो, प्रश्न क्या है आपका 19वां नंबर का प्रश्न है और गलती से यहाँ पे 18 प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग पॉइंट पे नहीं देखेंगे, हम लोग आंसर पे देखेंगे। तो प्रश्न क्या है देख सकते हो, मैं ही राजा हूं और मेरे शब्द ही कानून है। देख सकते हो क्या कहा गया
कि मैं ही राजा हूं और मेरे शब्द ही कानून है, ये किसने कहा था, ये किस शासक का कहना है? और आपके ऑप्शन देख सकते हो क्या है, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है माय डियर फ्रेंड, ये लुई 14वां के द्वारा कहा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा माय डियर फ्रेंड, ये क्या होगा, सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या देख सकते हो, टेले क्या था? तो टेले बात करेंगे, ऑप्शन पे देख सकते हो कृषि कर, एक प्रकार का भूमिकरण, शिक्षा कर या सैनिक कर। तो ये क्या था, टेले जो था ये एक प्रकार का क्या था, भूमिकर था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा माय डियर फ्रेंड क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का क्या नाम था? तो नेपोलियन जो बोनापार्ट थे, इनके पिता का नाम क्या था माय डियर फ्रेंड? ऑप्शन देख सकते हो क्या है, आयुल बोनापार्ट, कार्ले बोनापार्ट, रेक्यू बोनापार्ट या रूसो बोनापार्ट, यानी कि कार्ले बोनापार्ट क्या था, इनके पिताजी का नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो नेपोलियन का कोड के नाम से किसे जाना जाता है? नेपोलियन का कोड, यानी कि पता होगा कि नेपोलियन के द्वारा जो कानूनों का संग्रह किया गया, फ्रांस में जितने भी कानून चल रहे थे उनको उन्होंने क्या किया, एक जगह इकट्ठा किया, एक जगह लिखा और एक उन्होंने क्या बना दिया, किताब को छापा, जिसको बाद में नेपोलियन कोड के नाम से जाना गया। तो कानूनों का कहते हैं एक संग्रह था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है देख सकते हो, क्रांति के समय तक फ्रांस में कितनी आबादी थी? यानी कि जब क्रांति हो रहा था उस समय फ्रांस में कितनी आबादी थी, ये आपका प्रश्न है। और ऑप्शन देख सकते हो 90%, 70%, 80% और 60%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 90% क्या था उस समय क्रांति का जो, देखिए क्वेश्चन ध्यान समझिएगा कि क्रांति के समय तक फ्रांस की आबादी का कितना परसेंट जो आबादी है वो किसान का था। तो अगर गौर से देखोगे तो जो किसान लोगों की मैं संख्या बात करूं तो कितना था, 90%। कितना था, 90% लोग जो थे वो किसान थे माय डियर फ्रेंड। और इन 90% में से केवल बात किया जाए तो 60% ऐसे किसान थे जिनका खुद का भूमि नहीं था, वो दूसरे के भूमि पे क्या कर रहे थे, कृषि कर रहे थे। तो किसान कितने परसेंट थे, 60% किसान थे, जिनमें 90% किसान थे जिनमें 60% के पास अपना भूमि नहीं था। बात करें अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या देख सकते हो, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है? और आपके ऑप्शन क्या है, जॉन लॉक, जॉय जाक रूसो, वॉल्टेयर और मोंटेस्क्यू। जिसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 जॉन लॉक जो है इसके रचयिता है। बात करें अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या देख सकते हो, बास्तिल पर हमला कब हुआ? बास्तिल क्या था, एक किला था। और मैंने आपको क्या बोला कि जब क्रांति हुई तो पहली क्रांति का प्रतीक जो था बास्तिल का किला था। क्रांति कब हुआ था, 1789 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2, 1789 क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो फ्रांस में किसानों का विद्रोह कब हुआ? तो फ्रांस में जो किसानों का विद्रोह था, आपको पता होगा क्रांति मध्यम वर्ग के लोग और किसानों ने किया था, 1789 क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि राजेट दी लाइल, क्या है, राजेट दी लाइल ने किस चर्चित गीत की रचना की थी? तो राजेट दी लाइल जो है इन्होंने मार्सिले, और आपको पता होगा मार्सिले क्या है, फ्रांस का राष्ट्रगीत है। और इसके जो लेखक कौन है, तो राजेट दी लाइल जो है इनके लेखक है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा। और मार्सिले क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो क्या है, राष्ट्रगीत है। अगले प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न क्या है, फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी कौन था? कौन था, क्या था, कौन था? क्वेश्चन समझिएगा कि फ्रांस की सबसे चर्चित महिला क्रांतिकारी कौन था जिसे फ्रांस का देख सकते हो, मैं क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रहा है, मैं पढ़ दूं क्या है कि फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी कौन थी जिसे फांसी पर लटका दिया गया, जिसे सॉरी यहाँ पे क्या है, फांसी पर लटका गया। मैं क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ता हूं। तो क्या देख सकते हो, फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध महिला कौन थी जिसे फांसी पर लटका दिया गया था? तो मैंने अभी क्या बोला कि एक महिला थी जिसका क्या नाम था, ओलंपे दे गुज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही होगा, इसको फांसी पर लटका दिया गया था। अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट और भी कुछ प्रश्नों पे। तो टोटल देखोगे तो 27, एक्चुअली यहाँ पे क्या 28 होगा, क्योंकि एक तो क्वेश्चन का मिसप्रिंट था। तो 28 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव किया। अब इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट हम लोग उस पर बात करेंगे। सबसे पहले देखोगे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि किस वर्ष फ्रांस का संविधान बना? तो फ्रांस का संविधान 1700 कितना बनता है, 91 में बनता है। नए संविधान ने फ्रांस को बनाया, क्या बनाया? तो एक संवैधानिक राजतंत्र बनाया, ना कि गणतंत्र बनाया। क्या बनाया? संवैधानिक राजतंत्र क्या क्या बना दिया। आगे देख सकते हो क्या है कि 18वीं सदी में किस नए वर्ग का उदय हुआ? तो पता है मध्यम वर्ग का उदय हुआ है। सारे के सारे शिक्षित वर्ग थे, सारे लोग शिक्षा ग्रहण करने वाले थे। तो मध्यम वर्ग क्या होगा, इसका आंसर होगा। आगे देख सकते हो क्या है कि 1791 के संविधान में किन्हीं राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं।
कितने राजनीतिक अधिकार, किन्हें राजनीतिक अधिकार दिया गया है? देख सकते हो क्या है कि 1791 का जो संविधान बना तो उस संविधान में राजनीतिक जो अधिकार है वो किसे दिया गया है? तो अमीर वर्ग को दिया गया। किसको दिया गया? अमीर वर्ग को दिया गया। इसलिए आपका सही है। आगे देख सकते हो क्या है क्वेश्चन आपका, 5वां क्वेश्चन कि फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो जो भी सत्ता को और जो भी जाति भेद को बांटता है, हैसियत को बांटता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट। और 3 स्टेट था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट में क्या था? बटा था। आगे देख सकते हो क्या है आपका, सन 1715 में फ्रांस की जनसंख्या क्या थी? ये कितना था? 2.3 करोड़ क्या था? जनसंख्या था। और ये 2.3 करोड़ में 90% जो लोग थे वो सारे के सारे किसान थे माय डियर फ्रेंड। और जो 10% जो लोग थे वो आपके किसके अंतर्गत आते थे? तो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोग आते थे। और यही 10% क्या कहते हैं? पूरे शासन व्यवस्था में अपना पकड़ जो है बना के रखे थे। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना? तो नेपोलियन जो 1804 में बनता है, याद रखिएगा कब बनता है? 1804 में। और इस समय इन्होंने क्या बनाया था? नेपोलियन संहिता बनाया था, जिसके बारे में आप क्लास 10 में आराम से पढ़ोगे। आगे देखोगे कि वाटरलू में नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई? तो ये 1815 में होता है। वाटरलू में नेपोलियन का हार होता है। इसी समय एक वर्साई की संधि किया जाता है। और वर्साई की संधि के बारे में भी आप कहां पढ़ोगे माय डियर फ्रेंड? तो आप क्लास 10 में पढ़ने का क्या करोगे? कोशिश करोगे। आगे अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में किस किले को तोड़ दिया गया? तो मैंने मैंने बताया बास्तिल के किले को क्या किया गया? तोड़ दिया गया था। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि एक राजनीतिक संस्था जिसमें 3 स्टेट्स अपने प्रतिनिधि भेजते थे, क्या कहा जाता था? तो भाई इसको स्टेट जनरल कहा जाता था। और इस स्टेट जनरल का नाम में बदलकर असेंबली रखा गया था, आपको पता होगा। तो ये जो स्टेट जनरल है, इसमें तीनों स्टेट के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भेजा जाता था। और इनके द्वारा जो कानून जो है वो लागू किया जाता था, चलाया जाता था। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि सामाजिक अनुबंध, और आपको इसका मतलब क्या था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का विचार किस फ्रांसीसी विद्वान ने दिया था? तो जो सामाजिक अनुबंध है, और इसको आप उस समय क्या बोला जाता था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो विचार है वो रूसो के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? रूसो के द्वारा दिया गया। अब बात करते हैं आगे, तो 1793 से लेकर 1794 तक के काल को क्या कहा जाता है? तो इसको आतंक का युद्ध कहा जाता है। रोबेस्पियर क्या थे? इनके संस्थापक थे, आपको याद होगा। तो आतंक का काल रोबेस्पियर को काल को कहा जाता है। और एक शासन काल कब था? तो 1793 से लेकर 1794 क्या था? इसका काल था। बात करेंगे आगे, देख सकते हो जैकोबियन सरकार का अंत कब हुआ? तो 1744 में क्या होता है? जो जैकोबियन सरकार का क्या होता है? अंत होता है। और आप क्लास 10 में जैकोबियन क्लब क्या है इसके बारे में क्या करोगे? विस्तार से पढ़ोगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बार बार 10 की बातें क्यों कर रहे हो सर? तो मेरा बोलने का मतलब इतना था सर कि अगर आप ठीक से पढ़ लेते हो, अगर ये क्लास 10 का ये चैप्टर ठीक से पढ़ लेते हो, तो क्लास 10 का जो चैप्टर है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। चलिए मैं जैकोबियन क्लब के बारे में बताता हूं। देख सकते हो क्या है कि जैकोबियन क्लब का नेता कौन था? जैकोबियन क्लब का नेता कौन था? तो अगर मैं बात करूं इसका आंसर का, तो देख सकते हो क्या है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो है इसका नेता था। कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर इसका क्या था? नेता था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली का प्रचलन फ्रांस में किसने किया था? तो दशमलव पद्धति के प्रति जो नापतोल का जो प्रणाली था वो नेपोलियन के द्वारा शुरू किया गया था। और नेपोलियन से पहले आपको बहुत तरह के कर, बहुत तरह के नाप प्रणाली आपको क्षेत्र के अनुसार देखने के लिए आपको मिलता था। तो ये बदलाव जो नेपोलियन ने किया था। आगे देख सकते हो प्रश्न क्या है कि 2 खंभों के बीच लटकते आरे की मशीन द्वारा अपराधी के सिर काटने वाली मशीन का क्या नाम था? तो गिलोटिन इसे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गिलोटिन। तो इस तरह का मशीन था, इस तरह से एगो यहाँ पे आरी लटका हुआ था। और यहाँ पे क्या किया था? ऐसे करके एक जो जल्लाद था वो इस आरी का एक रस्सी जो था यहाँ पे लटका हुआ था। आदमी यहाँ पे मुंडी लेटा के लेट जाता था और ये गिर जाता था, तो इसका मुंडी जो यहाँ पे कट जाता था, जिसको क्या बोला गया है? गिलोटिन कहा गया। उस समय का सबसे खतरनाक क्या था? मारने वाला जो था, फांसी के बाद इसको रखा गया था और बाद में जाके गिलोटिन को हटा दिया गया था। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि लुई 16वां का संबंध किस राजवंश से था? तो आपको पता होगा कि बुर्बो राजवंश का क्या था? ये शासक था। और मैं फिर से बता दूं कि जब नेपोलियन को 1815 में हरा दिया गया वाटरलू के मैदान में, तो वर्साई के संधि जब हुआ तो उसके बाद जो भी रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे, इन्होंने एक नया संविधान लागू किया और उसके अंतर्गत बुर्बो राजवंश को 1815 के बाद फिर से बहाल किया गया था। 1789 के बाद फिर से 1815 में बुर्बो राजवंश को सत्ता सौंपी गई थी। ये आप याद रखोगे, जब क्लास 10 में पढ़ोगे तो सब बहुत सारी चीजें काम देने वाले हैं। अगला आप देख सकते हो क्या है कि लुई 16वां को किस आरोप में
21 जनवरी 1793 को फांसी लटका दिया गया। तो देशद्रोह, कौन सा देशद्रोह, डेट याद रखिएगा 21 जनवरी 1793। कब है? 21 जनवरी 1793। और ये राजगद्दी पे कब बैठता है, इसका क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लुई सैल्वा राजगद्दी पे कब बैठा था, और जब वो राजगद्दी पे बैठा था उस समय इसकी कितनी आयु थी। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न आपका देख सकते हो, प्रश्न क्या है आपका कि प्रश्न आपका कि केवल किस श्रेणी के लोग कर अदा करते हैं। तो तीसरे स्टेट के लोग जो ये 90% जो लोग थे ना माय डियर फ्रेंड, यही लोग कर देते थे, और इनकी आबादी कितनी थी? 90% थी, याद रखिएगा। बात करते आगे, तो आगे आप देखोगे अगर ध्यान से, तो अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न 20वां नंबर का प्रश्न है आपका। मैं बात करता हूं प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है देख सकते हो आप, प्रश्न पे बात करते हैं। तो प्रश्न क्या है कि जब जीवित रहने के साधन खतरे में हो तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? तो ऐसी स्थिति को जीविका संकट कहते हैं। क्या कहते हैं? जीविका संकट कहते हैं। तो भाई रही बात जीविका संकट की, तो हमारी भी जीविका संकट खतरे में है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आपके लिए अभी एक टारगेट 80/80 का एक हम लोग एक पूरा का पूरा सेशन ले रहे हैं, जिसमें आपको फायदा होगा। और फायदा नहीं होगा तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको बताऊंगा कि फायदा क्यों नहीं हो रहा है। तो टोटल 50 से प्लस क्वेश्चन जो है आपको इस सेशन में देखने के लिए मिलेगा, ताकि आपका सारा का सारा डाउट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो, फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिले किसने लिखा था? तो आपको पता होगा कि रॉजर दी लाइन ने लिखा था, और ये कवि था। अगला प्रश्न देख सकते हो, बास्तिल का किला कब तोड़ा गया? तो मैंने आपको बता दिया 14 जुलाई 1789 को। कितने लोगों ने मिलकर? तो 7000 लोगों ने मिलकर, इसमें स्त्री पुरुष दोनों थे माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पे, तो रूसो कौन था? रूसो के बारे में हर साल क्वेश्चन पूछा था। तो रूसो कौन था? एक फ्रांसीसी दार्शनिक था, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो, फ्रांस में महिलाओं ने अंततः कब मतदान अधिकार प्राप्त किया? तो ये ऑप्शन कब होगा? 1946। यानी कि फ्रांस में पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। जब स्टेट जनरल का चुनाव होने लगा उस समय भी नहीं था। बाद में 1946 में क्या गया, इन्हें मत देने का अधिकार मिला। पहली बार ऐसा हुआ था कि महिलाओं को मत देने का अधिकार था, और वो कब था? 1946 में ऐसा किया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर है कि किस क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता और समानता के विचार में बांध दिया था? मैंने आपको क्या बोला, विश्व की पहली क्रांति फ्रांसीसी क्रांति। तो ये क्रांति क्या था? फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता समानता के विचार पे ही पूरा का पूरा लड़ाई लड़ा था, और बाद में पूरा विश्व जो है इन्हीं बातों को लेकर चलने लगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पे, तो 26 नंबर का प्रश्न है आपका कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा था? भाई तो 3 में, बार-बार चिल्ला के मैं बोल रहा हूं। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि किस वर्गों को कर नहीं देना पड़ता था? तो 2 वर्गों को कर नहीं देना पड़ता था, कुलीन वर्ग और दूसरा क्या था? पादरी वर्ग। इन्हें किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था माय डियर फ्रेंड। तो अगर आप देखोगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के मैंने सारा का सारा करवा दिया। तो टोटल अगर देखोगे तो अगला जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव लिया उसमें टोटल 28 प्रश्न थे, और इसमें कितने थे? 27 प्रश्न। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो इधर हो गया कितने? 15 का 5 मेरा 1 और 2 2 4 1 5, यानी कि टोटल 55 क्वेश्चन हम लोगों ने करवाया, कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था चैप्टर का हम लोगों ने सारा का सारा करवा दिया। अब इसी तरह हम लोगों ने हर चैप्टर का क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करना है, ताकि आपका जो टर्म 1 जो है वो अच्छे से हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका 2022 का जो टर्म 1 का सिलेबस था उसी के हिसाब से मैं पूरा का पूरा मैं सिलेबस जो है मैं खत्म करवा रहा हूं, ताकि आपको आसानी हो जाए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो में नए हो तो वीडियो को क्या करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और आप फिर से बोलूंगा कि थोड़ा सपोर्ट करें, ताकि हमें भी क्या मिले, मोटिवेशन मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन